गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीलम रावत, आपकी हिंदी की टीचर। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? घर पर ही है ना? और सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन भी कर रहे हैं? वेरी गुड। तो आज हम कक्षा 5 की बुक से, रिमझिम बुक से पहला लेसन पढ़ेंगे, राख की रस्सी। राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गाम्पो के मंत्री थे। लोनपोगार तिब्बत के जो 32वें राजा थे उनके मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। वो बहुत चालाक थे और कोई भी उनसे कुछ प्रश्न करता था तो उसका तुरंत जवाब देते थे। तो अपनी हाजिर जवाबी के लिए बहुत मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। कोई भी उनसे कुछ प्रश्न करता था तो उनके सामने नहीं टिकता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब उनका बेटा बड़ा हुआ, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। क्यों बना हुआ था? कारण यह था कि वो बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। वो बहुत ही भोला था। कोई भी उसको ठग लेता था, बुद्धू बना देता था। वो बिल्कुल भी होशियार नहीं था। लोनपोगा ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? लोनपोगार ने सोचा कि मेरा बेटा तो कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करेगा मेरे बाद, और कैसे इसका काम चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ। एक दिन लोनपोगार ने सोचा कि ऐसे बैठे बैठे तो काम चलेगा नहीं, तो चलो इसको शहर भेजा जाए। उसको 100 भेड़ें दी और कहा कि इनको बेचना भी नहीं है और मारना भी नहीं है, और 100 जौ के बोरों के साथ इनको वापस लेके आना है। मतलब 100 भेड़ें भी वापस आएंगी और 100 जौ के बोरे भी वापस आएंगे, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। लोनपोगार ने कहा कि मैं आपको घर में नहीं घुसने दूंगा अगर आप 100 जौ के बोरों के साथ घर वापस नहीं आओगे। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के बाद उसके पास रुपए ही कहाँ थे? जौ खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं थे। वो पहुंच तो गया शहर, मगर पैसे तो उसके पास थे ही नहीं, खाली भेड़ें थी। वह इस समस्या को सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। वो सोचने विचारने लगा कि मैं क्या करूं, बहुत दुखी हो गया था वो। तो फिर एक लड़की उसके पास आकर पूछने लगी कि तुम दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। लोनपोगार के बेटे ने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे मेरे पिताजी ने 100 भेड़ें दी हैं, मगर उनको ना मारना है और ना ही बेचना है, और 100 जौ के बोरे वापस लेके आने हैं मुझे। इसमें इतना दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। लड़की बहुत समझदार थी। उसने कहा, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने भेड़ों के बाल उतार कर उन्हें बाजार में बेच दिया।
भेड़ की बालों से क्या बनता है? भेड़ की बालों से बनता है ऊन, और ऊन बहुत महंगा बिकता है। तो फिर उन्होंने उसको बालों को बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनापुगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। लोनापुगार बहुत खुश था। 100 जौ के बोरे और भेड़ें सब वापस आ रही थी, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो उसको समझदार बनाना चाह रहे थे। तो वो एक ही बार में समझदार नहीं बन सकता था, इसलिए उन्होंने कोशिश की। उन्होंने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने बेटे को पास बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनापुगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। लोनापुगार ने कहा कि तुमने भेड़ों के बाल बेच दिए, मगर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम दोबारा जाओ और जौ के 100 बोरे और लेके आओ। तो लोनापुगार को फिर से शहर भेज दिया। तो वो उसी जगह जाकर फिर से बैठ गया, क्योंकि उसके पास तो पैसे थे ही नहीं। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि लड़की उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी। ऐसा ही हुआ। लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। क्या तरीका है? उसने भेड़ों के सींग काट लिए। पिछली बार उसने बाल काटे थे, अब की बार उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ के खरीद लिए। बोरे लोनापुगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। बड़ा खुश था वो। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनापुगार का बेटा बड़ा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी सुनाई। सुनकर लोनापुगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया कि मेरे पिताजी तो ऐसा बोल रहे हैं। लड़की ने एक शर्त रखी। लड़की भी समझदार थी, वो ऐसे हार नहीं मानने वाली थी। उसने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनापुगार खुद को बहुत समझदार समझता था, मगर लड़की उनसे भी समझदार थी। उसने कहा कि मैं रस्सी बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिताजी को वो अपने गले में पहननी होगी। लोनापुगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। उसने कहा कि लड़की तो बना ही नहीं पाएगी ऐसी रस्सी, और राख की रस्सी कहाँ बनेगी, तो मैं इसकी शर्त मान लेता हूँ। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे एक पत्थर के सिल पर रख दिया और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। रस्सी तो जल गई, मगर उसने गोल गोल करके जो वो रस्सी रखी थी पत्थर के ऊपर, खाली उसकी राख का आकार बच गया। वो ऐसा लग रहा था कि रस्सी ही होगी। उसे वह सिल समेत लोनापुगार के पास लेकर गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनापुगार को पहनने के लिए कहा उसने कि इस रस्सी को पहनो, मैं रस्सी ले तो आई हूँ मैं, राख की रस्सी, तो आप इसको पहनो। लोनापुगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे
कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि वो उठाएंगी तो वो तो राख है, वो तो इधर उधर फिसल जाएगी, गिर जाएगी, उड़ जाएगी हवा से, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धरी की धरी रह गई। जो लोग उनकी चालाकी से बहुत डरते थे, तो वो लड़की के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनापुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब इतनी समझदार लड़की मिल रही है तो कैसे मना कर सकते थे। उन्हें पता था कि ये कहीं ना कहीं मेरे बेटे को भी समझदार बना ही देगी। इसलिए लोनापुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव उसके पास रखा तो वो मान गई और उन दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। आगे हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तुम्हारे विचार से किन किन बातों से बारे में सोचकर वो परेशान होते होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि मेरा बेटा कैसे अपने घर का खर्च चलाएगा और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करेगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा। तो इस बात को सोच सोच कर वो परेशान होते होंगे। ख्वाहे तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। देखिए, अगर हम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो हम अपने बेटे को समझाते, बेटा आपकी जिस भी काम में रुचि है आप उसको करिए, मन लगा कर करिए, मेहनत से करिए, आपको सफलता मिलेगी। अभी नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी, मगर कोशिश तो कीजिए। शहर की तरफ मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था, ताकि शहर जाकर उसे दुनियादारी की कुछ तो समझ आए, इसलिए उसको शहर भेजा था। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर ही क्यों भेजा, क्योंकि शहर में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग लोगों को देखेगा, सीखेगा उनसे, इसलिए उसको शहर भेजा। तुम्हारे घर के बड़े लोग कहाँ रहते थे, घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गए हों। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं। क्यों एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। आज के लिए इतना ही। आपको होमवर्क में करना है रिक्त स्थान। ये मैंने लिख दिए हैं, आपको मैं इसकी पिक सेंड कर दूंगी और ये है आपका होमवर्क। ये आपका होमवर्क, इसको आपको करना है, ठीक है। तो कहानी को पढ़िए, बार बार पढ़िए, सीखिए, कठिन शब्दों को भी देखिए, कैसे कैसे कठिन है समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे एक बिल्कुल ही मतलब सीधा साधा लड़का कैसे आगे चलकर होशियार बना। घर पर ही रहिए और स्वस्थ रहिए।